किस तरह जो इस ओरिजिन हुआ लैंग्वेजेस का, है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी थ्योरी के बारे में, डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी के बारे में, कैसे लैंग्वेज की जो ग्रोथ हुई है, ओरिजिन हुआ है, वो कॉन्टिन्यूटी में है। डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है, एक सडन ओरिजिन हुआ है, एक एक एकदम से लैंग्वेज जो है वो सडन अपील। इंग्लिश कोर्स थ्योरीज की जब आप बात करते हैं तो पहले आता है जेस्ट थ्योरी। क्या बोलती है कि लैंग्वेज तरह से इंटरेक्शन होती थी, उस फिर जेस्चर के बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ये कहा किसने? जेस्चरल थ्योरी ने। तो जेस्चरल थ्योरी जो है इसका कहने का मतलब है हैंड की मूवमेंट होती थी, फेस की मूवमेंट होती थी। तो तो अब नॉन ह्यूमन जो प्राइमेट्स थे वो क्या करते थे? सिंबल्स यूज़ करते थे, जेस्चर्स देते थे, है ना। तो अब हैंड्स को बाहर स्ट्रेच आउट करना, बैगिंग पोस्चर, ठीक है ना। तो ह्यूमन चिंपैंजीज को के जेस्चर पोस्चर को एक्सप्लेन हम करते हैं जेस्चर थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए। तो जैसे चिंपैंजी को कुछ मांगना हो तो वो हाथ करता है, जैसे बैगिंग पोस्चर में वो हाथ उठाता है। तो ये स्ट्रेचेस जेस्चर्स का ओरिजिनेशन हुआ जेस्चर के थ्रू। वो कुछ मांगता था, कुछ स्पीक करता था, और फिर धीरे धीरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है डिवाइन हाइपोथेसिस थ्योरी। डिवाइन हाइपोथेसिस थ्योरी कहती है कि जो लैंग्वेज है वो गिफ्ट है गॉड का। गॉड ने गिफ्ट दिया है लैंग्वेज का ह्यूमंस को। तो इंसान के अंदर एक पहले से ही इनहेरेंट कैपेसिटी थी लैंग्वेज को यूज़ करने की, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो इम्पॉसिबल टू डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस दैट प्रिमिटिव लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट हुई हैं एक सम पॉइंट में, ओके, इन द डिस्टेंट ऑफ द होमो सैपियंस डेवलपमेंट। तो इसने कहा कि अब हम डिसअप्रूव नहीं कर सकते कि प्रिमिटिव पीरियड में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें किसी न किसी तरह की लैंग्वेज थी जो कि वो बोलते थे, जिसको हम बोलते लैंग्वेज। उस टाइप की हम उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गॉड जो है वो उसने लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट दी है, डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस। उसके बाद नेचुरल थ्योरी नेचुरल एवोल्यूशन बोलती है तो हमें डिवाइन क्रिएशन थ्योरी भी हमने बता दी। उसके बाद नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस है। अब नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एवोल्यूशन के टाइम पे ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, तो ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, और जिसने लैंग्वेज लर्निंग ओरिजिनेशन के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल हुआ है, और लैंग्वेज आगे जो स्प्रेड हुई है और पॉसिबल हुई है लर्निंग की, है ना। तो ये नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस से हुई है। तो उसके बाद जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक थे मैक्स म्यूलर, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, ओके। तो किस तरह से स्पोकन लैंग्वेज जो है हमारे बीच में आई। डिंग डोंग हाइपोथेसिस। अब डिंग डोंग हाइपोथेसिस है, फू फू हाइपोथेसिस है, बो बो हाइपोथेसिस है, टाटा हाइपोथेसिस है, ठीक है। इमिटेशन हाइपोथेसिस, डिंग डोंग। डिंग डोंग क्या होता है कि तो जब वो नाम पुकारने लगा ऑब्जेक्ट्स के, एक्शंस के, और उससे मिलते जुलते साउंड्स वो था, जैसे पूरा नेचर में कोई ब्लास्ट होता था तो साउंड आती थी, तो उसी साउंड से, नेचर के साउंड से
उसने इमिटेट किया और उसने जो है ऑब्जेक्ट्स की नेम देना शुरू कर दिया। थंडर हुआ, थंडर जब होता है तो साउंड उसने देखी तो उसने क्रैश का नाम दे दिया, क्रैश हुआ। फू फू डिंग डोंग हाइपोथेसिस। तो अब जिस तरह की साउंड उस ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होती थी वो उसको नाम कर दिया उसी के साउंड को देखते हुए। दूसरा आता है बोबो हाइपोथेसिस। अब बोबो हाइपोथेसिस मैक्स मुलर क्या बोलता है कि बर्ड्स जब रोती थी, बीस्ट्स जब क्राई करते थे, तो चलता है साइंस। हम क्राइस बोबो से हम रिलेट करते हैं क्राइस के साथ, पूप को हम रिलेट करते हैं प्लेजर के साथ, पेन के साथ, डिंग डोंग रिलेट करते हैं कि उसके साउंड। तो टाटा को हाइपोथेसिस को हम रिलेट करते हैं टंग मूवमेंट किया, जो जेस्चर मिमिक किया टंग मूवमेंट से। ओके, तो इमिटेशन हाइपोथेसिस हमने इमिटेशन के जरिए किया। इमिटेशन कैसे की? डिंग डोंग हाइपोथेसिस, पू पू हाइपोथेसिस, टाटा हाइपोथेसिस, बोबो हाइपोथेसिस। डिंग डोंग, पू पू, बोबो, टाटा हाइपोथेसिस।
तो डिंग डोंग जो हाइपोथेसिस थी, हमने एक्सप्लेन किया इमिटेशन को। वो हाइपोथेसिस था, वो हाइपोथेसिस था, टाटा हाइपोथेसिस था। उसके बाद नेसेसिटी हाइपोथेसिस। नेसेसिटी क्या होता था कि आगे वार्निंग हाइपोथेसिस। तो लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे जनरेट किए हमने, वार करने के लिए, एनिमल्स रन करना, कोई भी अप्रोच कर रहा है तो वन किया करने के लिए हमने आवाज़ें निकालना शुरू कर, डेवलप हो गई। ये यो ए हो, यो ए हाइपोथेसिस बोलता है कि ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से डेवलपमेंट हो गया। तो बड़े बड़े पत्थरों को मूव करने के लिए उन्होंने इस तरह की साउंड प्रोड्यूस की। तो ये था लाइंग हाइपोथेसिस। लाइंग हाइपोथेसिस डिसीव करने के लिए। अब आपके इमोशंस हैं जो इनवॉलंटरी इमोशंस जाते हैं, साउंड में दिख जाते हैं। तो वोकेबलरी को इन्वेंट किया गया उन लाइंग को करने के लिए, इमोशंस को दबाने के लिए, डिसीव करने के लिए लैंग्वेज का उत्पन्न हुआ, फिर लाइंग हाइपोथेसिस। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपको थ्योरीज देखने को मिलती हैं। जेस्चर थ्योरी है, डिवाइन क्रिएशन थ्योरी है, नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस है। हमने जेस्चर देने के लिए थ्योरी का कहना था कि हमने जेस्चर्स को क्या हुआ, सिंबल्स करते थे, ठीक है। तो जेस्चर से हमारी लैंग्वेज डेवलप हो गई। इसमें हमने एग्जांपल दे दी कि वो बैगिंग पोस्चर दिखाता है कुछ मांगने के लिए, तो उससे लैंग्वेज डेवलप हो गई। ओके। तो डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस की, भगवान ने ब्रेन हमारा ग्रो कराया, भगवान ने लैंग्वेज दे दी, तो भगवान की आ गई लैंग्वेज। तो प्रिमिटिव लैंग्वेज एग्जिस्ट हुई है एट सम पॉइंट द डिस्टेंट पास्ट ऑफ द होमो सैपियंस। नेचुरल एवोल्यूशन थ्योरी है। डिवाइन क्रिएशन, उसके बाद आता है जेस्चरल थ्योरी, उसके बाद आता है नेचुरल एवोल्यूशन थ्योरी कि ब्रेन हमारा बढ़ता गया, तो हमने कम्युनिकेशन सीखी, वो ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। मैक्स मुलर ने कहा, इमिटेशन की थ्योरी दी, और उसने दूसरी थ्योरी दी नेसेसिटी की थ्योरी। इमिटेशन में उसने कहा
डिंग डोंग हाइपोथेसिस, हम एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स के साउंड्स को सुनते और लैंग्वेज को हमने डेवलप किया। उसके बाद आता है पू पू हाइपोथेसिस में हमने क्या किया, हमने दर्द होती थी हम आवाज़ें निकालते थे, प्लेजर को एक्सप्रेस करने के लिए हम आवाज़ें निकालते थे, तो उससे हमारा लैंग्वेज को बढ़ावा मिला। पोपो हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है बोबो हाइपोथेसिस। क्या आ गया, डिंगडोंग हाइपोथेसिस, पोपो हाइपोथेसिस, बोबो हाइपोथेसिस। बोबो हाइपोथेसिस पे कहा जाता है कि इसमें जो कोक्राइस होती है के साथ इसको जोड़ा गया। उसके बाद आ गया टाटा हाइपोथेसिस। टाटा हाइपोथेसिस में कहा गया कि हमने टंग की मूवमेंट्स करना शुरू कर दिए, जेस्चर्स को इमिटेट करना शुरू किया टंग की मूवमेंट से, तो फिर लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो गई। तो नेसेसिटी हाइपोथेसिस में कहा जाता है, वार्निंग हाइपोथेसिस है, कोई अटैक कर रहा है बीस्ट ग्रुप के ऊपर, तो वार करने के लिए लैंग्वेज साइंस, वार्निंग साइंस सिग्नल्स देने लगे और लैंग्वेज को डेवलप हो गया। ये यो हे हो हाइपोथेसिस ने कहा कि हम जब वार क्राइस से इसको जोड़ा गया। दूसरा आ गया लाइंग हाइपोथेसिस, हमारे जो इमोशंस हैं क्योंकि वो जेस्चर से दिख जाते थे, तो उसको डिसीव करने के लिए जो है वो लैंग्वेज का तो स्कॉलर्स करते हैं कि ऐसे सभी की सभी थ्योरीज रॉन्ग नहीं है, तो ये कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड हैं, है ना। तो अब वंस ह्यूमन एंसेस्टर्स को जब मैकेनिज़्म उसने सीख लिया कि किस तरह से हमने साउंड्स को लिंक किया, पहले उसने साउंड्स प्रोड्यूस किए, फिर साउंड्स को उसने लिंक किया, उसको मीनिंग दिए, सेंटेंसेस बनाए, तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई, चेंज हो गई। ओके, तो ये हमने पढ़ा, हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, इसका मीनिंग हमने पढ़ा, सफ़ीर ने जो मीनिंग दिया था वो हमने पढ़ा, किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, आइडिया करते हैं, नेचर क्या है लैंग्वेज का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज की, फंक्शंस क्या है लैंग्वेज के, लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, सोसाइटी के साथ इसका रिलेशन है, तो सिम्बॉलिक भी है लैंग्वेज, तो सोशल फंक्शन कुछ है, तो कल्चरल फंक्शन है, लैंग्वेज एंड द इंडिविजुअल है, एक्सप्रेसिव है, एस्थेटिक एस्पेक्ट है, तो सोशल फंक्शन आ गया, तो एक्सप्रेसिव फंक्शन आ गया, कल्चरल फंक्शन आ गया, एस्थेटिक एस्पेक्ट आ गया। ये फंक्शन हमने ओरिजिन्स को डिस्कस किया। ओके, तो ओरिजिन्स को डिस्कस किया, उसके बाद हम चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगी। ये तो इजी टॉपिक है, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है कि हम एक्सप्रेस करते हैं, हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, साउंड्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, ऑडिटरी लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑडिट, ऑडियो हो जिसमें, ऑडिटरी लैंग्वेज मीन्स कंटेन्स ऑडियो, तो टोन क्या इस्तेमाल हो रही है, वॉल्यूम क्या इस्तेमाल हो रही है, पिच क्या इस्तेमाल हो रही है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती है, इसमें एक फॉर्मल में टाइप होती है, इनफॉर्मल फास्ट होती है। ऑथेंटिसिटी अगर आप देखें तो फॉर्मल में ज़्यादा होती हैं, अनऑफिशियल होते हैं, प्लान्ड मैसेज नहीं होते हैं,
इसमें हम रिलेटेड डिस्कस करते हैं, पर्सनल मैटर्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं, जो वर्क की नीड्स हैं, उसको मीट आउट करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन आती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है। एक होती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जो कि रियल टाइम में होती हैं। एक होती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेट करता है, दूसरा रिप्लाई करता है टाइम के बाद। लेटर से आपने भेजी, रिप्लाई आएगा टाइम के बाद। इमीडिएट नहीं होती है। सिंक्रोनस इमीडिएट होती है और एसिंक्रोनस इमीडिएट नहीं होती है। तो एक होती है रिकॉर्डेड, दूसरी होती है अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड वर्सेस अनरिकॉर्डेड। तो एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है अनसिंक्रोनस। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो ऑडिटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है इसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इसमें साउंड्स का इस्तेमाल होता है, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, इसमें स्पीकिंग का इस्तेमाल होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड क्या होता है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल और फॉर्मल होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ऑडिटरी नहीं होती है। इसमें हम जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, टच, ये चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं, बोलते नहीं हैं। तो इसमें हम बॉडी लैंग्वेज में आता है और हैप्टिक्स। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप एंगर दिख रहा है आपके फेस के ऊपर, हैप्पीनेस दिख रही है, सैडनेस दिख रही है, सरप्राइज दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन जो है कल्चर्स के सेम ही होती हैं अक्रॉस कल्चर्स। दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, काइनेसिक्स जिसको बोलते हैं। तो बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर कैसा है ना। सॉरी के लिए एक पोस्चर होता है, गिल्टी के लिए अलग होता है, टाइड के लिए अलग पोस्चर होता है, हैप्पीनेस के लिए अलग पोस्चर होता है। तो इनको हम बोलते हैं बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर। उसके बाद आता है जेस्चर। जेस्चर आपको क्या होता है कि ये तो हमारी डेली लाइफ में हम आपको देखने को मिलते हैं। तो जेस्चर्स का मतलब अलग जो होता है। तो पॉजिटिव मैसेज देना है, उसका अलग जेस्चर होता है। क्रॉस्ड आर्म है, वो एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो क्लैप्ड हैंड बिहाइंड दिखाता है, अथॉरिटेरियन बिहेवियर दिखाता है एंड अथॉरिटेरियन पोस्चर दिखाता है। और दूसरा आता है क्रॉस्ड हैंड दिखाता है, जेस्चर हैंड है, क्लैप्ड हैंड बिहाइंड बैक, क्लैस्प्ड हैंड बिहाइंड बैक, क्रॉस्ड हैंड्स, आर्म्स। तो बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स बोलते हैं इनको। तो हमें इसमें टाइडनेस का पता चलता है, सॉरी का पता चलता है, गिल्ट का फीलिंग का पता चलता है। तो ये इसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स, जिसमें
फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है, बॉडी मूवमेंट्स दिखता है और पोस्चर दिखता है। जेस्ट आ गया। जेस्चर्स क्या हैं? तो जिस क्या है, जो फैब्रिक्स है हमारे डेली लाइफ्स के, उसके कॉमन है। तो जेस्चर्स का डिफरेंट हो सकता है क्रॉस डिफरेंट कंट्री। ओके, तो ये है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, काइनेसिक्स। अब डिस्टेंस बिटवीन पीपल उसमें होता है प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं, काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स। अब इसमें आप देखोगे स्पेस, आप स्पेस को देखते हो, है ना, तो इंटीमेसी का पता चलता है। अगर आप ज़्यादा नज़दीक खड़े हैं तो इसका पता चलता है, एक्शन का पता चलता है, एग्रेशन का पता चलता है, डोमिनेंस का पता चलता है। तो इन चीज़ों का हमें पता चलता है किससे? डिस्टेंस बिटवीन, इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टार। तो डिस्टेंस क्या है लोगों के बीच, उससे पता चलता है कि बहुत सारे हम नॉन वर्बल मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस से। वर्बल अपने अफेक्शन शो करने हैं, अपने डिस्टेंस शो करना है, अपनी इंटीमेसी शो करनी है, एग्रेशन शो करना है, शो करना है। प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी क्या होगी? अब कितना क्लोज है आप, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। तो अगर ज़्यादा स्पेस है, टू मच स्पेस है, तो ऑकवर्ड कम्युनिकेशन होगी, कंफ्यूज करेगा लिसनर को। ओके, नोट ओके। स्पेस होता है, में होता है, ये देखना होता है डिस्टेंस बिटवीन, प्रॉक्सिमिक्स। उसके बाद आता है वॉइस क्वालिटी, पैरा लैंग्वेज, वॉइस की। नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू से इट ऑल्सो मैटर्स, मैटर करता है। तो टाइम एंड पेस क्या है? आपकी टोन, पिच, आ, ऊ, तो ये टोन है वॉइस का पता, एंगर का पता चलता है, कॉन्फिडेंस का पता चलता है, साउंड्स। तो वॉइस क्वालिटी से आपको एंगर का पता चलता है, एग्रेशन का पता चलता है और कॉन्फिडेंस का पता चलता है। तो इन चीज़ों से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं ये सब चीज़ें, टच से, वॉइस क्वालिटी से, प्रॉक्सिमिटी से, स्पेस से, आई कॉन्टैक्ट से, जेस्चर से, बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पीपल, प्रॉक्सिमिक्स, वॉइस क्वालिटी, टच आता है, हैप्टिक्स। तो वीक हैंडशेक है, स्ट्रॉन्ग हैंड है, कंट्रोलिंग ग्रिप है आपका आर्म के ऊपर। इससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं टच से। तो टाइम, टाइम होता है क्रोनिमिक्स, द वे पैसेज
को करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, टाइम, कि आप इंडिविजुअल के टाइम को कितना महत्व देते हो, आप उस पे कितना आप रिप्लाई करते हो। तो ये पावरफुल टूल है। टाइम की परसेप्शन क्या है, वेट करने के लिए तैयार है, अब इंटरेक्शन करने के लिए तैयार है, अब पंक्चुअलिटी के लिए। बॉस इंटरप्ट करता है प्रोग्रेस को, ठीक है, मिडल में। अब क्या होता है कि वर्कर जो होगा वो अपॉइंटमेंट लेगा बॉस से मिलने के लिए, लेकिन बॉस जो है वो वर्क डे के मिडल में वो मीटिंग रख सकता है। तो ये होता है टाइम। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। टाइम, क्रोनिमिक्स, टाइम, टच, हैप्टिक्स, बॉडी मूवमेंट्स, काइनेसिक्स, डिस्टेंस, पेपर, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स एंड क्रोनिमिक्स। तो ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं। तो क्लोथिंग एंड अपीयरेंस पता चलता है। तो क्या है, इसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल, इसमें हम जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन वर्बल को हम कल्चर से सीख, सोसाइटी को इंटरप्रेट, रिलेटेड विद सोसाइटी। अब डिफरेंट मीनिंग होता है इसका। सब है वर्ड्स का नहीं होता, वर्ड्स हम इस्तेमाल करते तो क्लियर मीनिंग आता है, तो वेग होता है, इम्प्रीसाइज होता है। और वर्बल मैसेज के साथ हो सकता है कंफ्लिक्ट करे, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बॉडी मूवमेंट कुछ और बोल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है, लार्जली अनकॉन्शियस है ये। आप इससे अपना एग्रेशन दिखा सकते हो, एंगर दिखा सकते हो, हैप्पीनेस दिखा सकते हो, आप इमोशंस, इन्फेक्शंस शो कर सकते हो, एटीट्यूड्स अपना सकते हो। कंफ्लिक्ट होता है ये रिटन मैसेज का। तो थोड़ा सा ये क्या है, वेग भी है, इम्प्रिसाइज, डिफरेंट मीनिंग है इसके, कल्चर पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन वर्ब कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी theories है। तो किस तरह से हम कितनी है, कितनी नज़दीक से बात कर रहे हैं, कितनी दूर से बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वो कैसे दिखा रहे हैं, वो टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हम समझ पाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स की बात करें, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होता है लिंग्विस्टिक का और कल्चर का। रिलेशन क्या है कल्चर को, एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्टिक क्या है, कल्चर और लैंग्वेज का क्या रिलेशन है जो हम स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक का। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है बेसिकली सब फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक, तो इनको हम कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं लैंग्वेज के। ओके तो अब फॉर एग्जांपल कोड स्विचिंग पे लिंग्विस्ट जो है वो अटेंशन पे करता है। लिंग्विस्टिक जो है वो फोकस किसके ऊपर करता है, वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, वोकैबुलरीज किस तरह से बनाई जाती हैं। ओके वर्ड्स को किस तरह से स्पीक किया जाता है, वोकलाइजेशन कैसी है, ग्रामर पे फोकस करता है, सिंटैक्स पे फोकस करता है। ओके
दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जा रही हो रीजन में, तो क्या करता है स्पीकर, मिक्स करता है लैंग्वेज को। ओके, तो अगर एक पर्सन जो है वो इंग्लिश में बोलता है, वो थॉट जो है वो स्पेनिश में ख़त्म करता है। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, सोशल लिंग्विस्टिक क्या है, डिफरेंट सोशल सिचुएशन में किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी लैंग्वेज एंड कल्चर क्या चीज़ है, ये भी हमने देखा। ओके, अगर हम बात करें सपीर-वोर्फ हाइपोथेसिस, तो उन्होंने कहा, सपीर-वोर्फ हाइपोथेसिस ने क्या कहा, देखो लैंग्वेज जो है कुछ हद तक आपको विचार कैसे हैं आपके, उसको इम्पैक्ट करेगा। तो कल्चर जो है वो ह्यूमन थॉट से रिलेटेड है। लैंग्वेज थॉट को इन्फ्लुएंस करेगा और थॉट कल्चर को इन्फ्लुएंस करेगा। लैंग्वेज सी थॉट्स को बताता है, इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन मीन समथिंग विच इज़ डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज। अब एडवर्ड सपीर थे और स्टूडेंट थे फ्रांस बुआ के। फ्रांस बुआ अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे और स्टूडेंट थे फ्रांस बुआ के। तो और उनके एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे बेंजामिन वॉफ। एडवर्ड सपीर और बेंजामिन वॉफ जो थे, एडवर्ड सपीर जो कि स्टूडेंट थे फ्रांस बॉस के, और उसका एक स्टूडेंट था बेंजामिन वॉफ। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस बताया कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो हमारे थॉट को बताता है। अब लैंग्वेज के पास कोई वर्ड नहीं है सुनो जैसे इंग्लिश में है, तो अब वो सुनो क्या है उसके बारे में वो सोच नहीं सकता। अगर लैंग्वेज नहीं है, अगर लैंग्वेज में बर्फ़ को स्नो कहा जाता है और अगर लैंग्वेज वहाँ पे नहीं है, तो वो स्नो के बारे में सोच नहीं सकता। तो कल्चर तो यही है ना। तो किस तरह से हम सोचते हैं वो कल्चर, लैंग्वेज हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो स्टेटस का भी पता चलता है सोसाइटी में। डेप्थ को डिफरेंट वर्ड से डिनोट करते हैं। योर ऑनर कहा जाता है, योर लॉर्डशिप कहा जाता है ना। योर लॉर्डशिप, योर ऑनर। किंग को बोला जाता है हिज मैजेस्टी। तो हमें लैंग्वेज से पता चलता है कि बंदे का स्टेटस क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, उसका रोल क्या है। जैसे हम जज को बुलाते हैं योर ऑनरशिप, योर मैजेस्टी। राजा को बुलाते हैं योर लॉर्डशिप, योर ऑनर। ठीक है, हाईनेस, हिज हाईनेस। राजा जो नीचे होगा उसको हाईनेस बोलेंगे। तो अब जापानीज जो है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। वाटर के मेल के द्वारा मिजुई कहा जाता है, फीमेल के द्वारा ओहिया कहा जाता है। ओहिया बाई फीमेल्स एंड मिजुई बाई मेल्स। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है वो हमारे कल्चर को बताता है, सोशल रोल्स को, स्टेटस को बताता है। लैंग्वेज डिटरमिन करता है हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी वोकेबलरी को। कल्चर जो है वो, अब लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करता है और कल्चर जो है वो लैंग्वेज की वोकेबलरी को डिफाइन करता है। ओके, अब एस्किमो को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है विंड्स के बारे में, स्नो के बारे में।
तो उसको हर चीज़ को डिनोट करने के लिए इसके पास वर्ड है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी सोसाइटी में, जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, मीनिंग्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा लैंग्वेज में वोकेबलरी होगी, वास्ट होगी उतनी ही लैंग्वेज ज़्यादा। तो ये कल्चर भी जो है वो डिफाइन करता है हमारे वर्ड्स कितने हैं लैंग्वेज में। जैसे स्कीमो का कल्चर है, वो वर्ड्स को, विंड को डिफाइन कर सकते हैं, वो स्नो को डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, हम कल्चरल को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और लैंग्वेज से ही कल्चरेशन होती है। जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, वो हम स्टडी कर पाते हैं। लैंग्वेज जो है वो व्हीकल है कल्चर को चलाने वाला, लैंग्वेज ही है। तो बहुत सारे जो है बताया आपको कि किस तरह से सपीर एंड वॉफ हाइपोथेसिस ने कैसे कहा कि लैंग्वेज हमारे थॉट प्रोसेस को डिफाइन करता है। लैंग्वेज से हम स्टेटस का पता लगाते हैं, रोल का पता लगाते हैं। लैंग्वेज से हमें कल्चर का पता चलता है, और कल्चर को व्हीकल है एक लैंग्वेज कल्चर का। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमने डिस्कस किया, लैंग्वेज और कल्चर को डिस्कस किया, सपीर वॉफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। तो लैंग्वेज का हमने पढ़ दिया कि कैसे वो कल्चर को ग्रो करने में हेल्प करता है, कल्चर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, एनकल्चरेशन को करता है, वोकेबलरी को इन्फ्लुएंस करता है कल्चर। तो लैंग्वेज से क्या होता है, सोशल रोल्स का पता चलता है। लैंग्वेज से थॉट्स का है। एडवर्ड सपीर स्टूडेंट थे फ्रांस बुआ के, और सपीर स्टूडेंट थे बेंजामिन वॉफ। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था सपीर वॉफ हाइपोथेसिस और वॉर्फेरियन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो होता है लैंग्वेज का, वो इफ़ेक्ट करता है कि किस तरह से स्पीकर्स जो है वो उस लैंग्वेज के सोचते कैसे हैं। द हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी को हम क्या बोलते हैं, सपीर वॉफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इज़राइल में, इंग्लिश में, फिनलैंड में स्टडीज़ की गई 3 लैंग्वेजेस के ऊपर। तो हैब्रू जो है इज़राइल की, वो क्या करते थे, एम्फेसिस जेंडर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते थे दैन दूसरे लैंग्वेज के अलावा। तो चिल्ड्रन जो होते हैं इज़राइल में, वो जेंडर सेंसिटिव बड़े होते हैं, क्योंकि वो जेंडर के ऊपर जो उनकी है, वो उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते थे। और दूसरे केस स्टडी में हम देखते हैं कि टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों होती हैं, तो वो सब कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लेक्ट करता है। टाइम को शेड्यूल दिया गया इम्पोर्टेंट, शेड्यूल को दिया गया इम्पोर्टेंट। तो कुछ कल्चर ऐसे हैं जिनमें सेंटेंसेस नहीं है, टेंसेस नहीं है, कल फॉर टुमारो एंड यस्टरडे। तो ये टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए इन्होंने पास्ट टेंसेस का आविष्कार किया। टेंसेस का आविष्कार हुआ तभी ये इनके कल्चर में टाइम पे चीज़ों को करना, शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी था इनके कल्चर में। ओके, ये है सपीर वॉफ हाइपोथेसिस। लैंग्वेज से हम कल्चरेशन एंड कल्चरेशन को भी हम मीडियम है, व्हीकल भी है। और वॉफ हाइपोथेसिस जो है
तो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है और एक वीक हाइपोथेसिस है। स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और वीक हाइपोथेसिस है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। दो हाइपोथेसिस है। अब लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन है कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को लैंग्वेज हमारी डिटरमिन करता है। और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है कि हर जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट लैंग्वेज की। थोड़ा सा देखो ट्विस्ट है इसमें। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहता है कि लैंग्वेज हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को डिटरमाइन करता है। दूसरा लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने लैंग्वेज के बारे में, हमने इसकी नेचर को पढ़ा, हमने इसकी रीजन को पढ़ा, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, हमने सपेयर-वॉल्फ हाइपोथेसिस को पढ़ा, हमने लैंग्वेजेस की थ्योरीज को पढ़ा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वो हमने पढ़ा। ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है लैंग्वेज यूज़ का, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिसर्च मेथड्स क्या हैं। तो अब फील्ड वर्क क्या है? बेसिकली फील्ड वर्क क्या है? तो देखो, जो मार्गरेट मीड थे ना, इन्होंने मार्गरेट मीड ने फील्ड को बड़ा ही इम्पोर्टेंट कहा। तो मार्गरेट मीड जो है ये फाउंडेशन है, फील्ड वर्क जो है वो फाउंडेशन है एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ का। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल हर चीज़ में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में इम्पॉर्टेंट है, सब जगह फील्ड वर्क को इम्पॉर्टेंट दी हुई है। जैसे हम साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही फील्ड वर्क जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो डिफरेंट सोशल कल्चरल सेटिंग्स में लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो लोगों को पढ़ा देखा जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट होता है उनको वहाँ पे स्टडी किया जाता है। ओके। तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसके ऊपर डिपेंड थी? अकाउंट्स लिखे थे बड़े सारे लोगों ने, ट्रैवलर्स ने लिखे थे, ट्रेडिंग जो करते थे दूसरे कंट्री में, उन्होंने कल्चर के बारे में अपने अकाउंट्स में लिखा था। ट्रैवलर्स जो होते थे दूसरे ट्रैवल करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में, मिशनरीज जब करते थे ट्रैवल, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जब कॉलोनीज जब बनाई थी तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने डिफरेंट कंट्रीज़ में किया रूल, तो उनके जो अकाउंट्स जो रिटन अकाउंट्स थे उनको के ऊपर फोकस था। अब उसके बाद क्वेश्चनर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आइडिया आया। तो इसके बाद आगे ये लगा कि ये इनएडुकेट रिसर्च हम कर रहे हैं, हमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो उस को शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए फील्ड एडिशन जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में शुरू हुआ। तो जैसे टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन है, ब्रिटिश कोलंबिया में एक्सपीडिशन है, मैलिनोस्की का फील्ड वर्क है, ट्रोबरिएंट आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया, मार्गरेट मीड है, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। तो मैलिनोस्की जो है वो फील्ड वर्क किया था उन्होंने, ट्रोबरिएंट आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया। तो का ट्रेडिशन था, टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन हुआ, ब्रिटिश कोलंबिया में ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया। तो ब्रिटिश ने किया, अमेरिकन में किया, जर्मन्स ने भी किया और फ्रेंच ने भी किया। तो हिस्ट्री अगर बात करें फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी की, तो एबी टाइलर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो अब ईबी टाइलर ने बुक लिखी थी प्रिमिटिव कल्चर की, उसमें कल्चर को इन्होंने डिफाइन किया। तो इसकी बुक जो थी वो एंशिएंट एंड मॉडर्न जो बुक थी, मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स,
मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स, और एंशियंट एंड मॉडर्न, मैक्सिको एंड मैक्सिकन्स, एंशियंट एंड मॉडर्न इनकी बुक थी, किसकी, बीबी टायलर की। तो इन्होंने इसमें फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो इन्होंने इसके बाद के जो वर्क थे वो इसने सेकेंडरी सोर्सेज से नॉलेज गैदर किया। तो इनको आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम भी दिया गया है, इनको उसकी उपाधि भी दी गई, क्योंकि इन्होंने कुछ फील्ड वर्क किए थे स्टडीज़, जैसे मैंने बताया आपको, मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स, एंशियंट एंड द मॉडर्न। उसके बाद जो अदर जो उसके बाद जो इन्होंने लेटर में जो स्टडीज़ की, रिसर्च की गई, वो इन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। तो इनको इसलिए आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब एल एच मॉर्गन है। एल एच मॉर्गन ने क्या करा, इन्होंने फील्ड वर्क, इन्होंने लिखी था लीक ऑफ न्यूज़। एल एच मॉर्गन ने सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, और एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है लीक ऑफ द इरोकी, उसको स्टडी किया। नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स में स्टडी किया, किनशिप्स के ऊपर स्टडी किया। ओके, ईबी टायलर आ गए, एल एच मॉर्गन आ गए। फील्ड वर्क हिस्ट्री हमने बताई, फील्ड वर्क ट्रेडिशन की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कराऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं, मॉर्गन हो गया। कुछ एक्सपेडिशन कंडक्ट हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, अमेरिकन्स के द्वारा, जैसे टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन। इसमें रिवर्स थे जो कि आपको याद होगा एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। तो रिवर्स और हेडन ने टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन कैरी आउट की। उसके बाद फ्रांस बोआ ने फील्ड वर्क एस्किमो में किया, ब्रिटिश कोलंबिया में फील्ड वर्क किया। ब्रिटिश जो बैफिन आइलैंड थे, टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन की पैसिफिक में, और दूसरी जो एक्सपेडिशन हुई फ्रांस बोआ द्वारा वो बफिन आइलैंड में हुई, कनाडा में। तो बोस को फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। इथनोलॉजी को स्टडी करो, कल्चरल रिलेटिविज्म को स्टडी करो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड को इन्होंने डिवाइस किया कि इसको इस्तेमाल करके हमें फील्ड स्टडीज़ करनी चाहिए। मार्गरेट मीड ने भी फील्ड वर्क के ऊपर फोकस किया। तो ईबी टायलर का नाम आता है, एल एच मॉर्गन का नाम आता है, तो एक्सपीडिशंस कैरी आउट की उनका आपने मेंशन करना है। मेलिनोस्की जो थे ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं पोलिनेशिया के, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फील्ड वर्क किया। ओके, इन्होंने भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, इन्होंने भी कम्युनिकेशन की उनकी लोकल लैंग्वेज में, इथनोग्राफिक फील्ड वर्क कैरी आउट किया इन्होंने। कुरारिंग के बारे में स्टडी किया, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक के बारे में स्टडी किया, ट्राइबल कमिंग ऑफ एज इन सैमा वो किया था मार्गरेट। तो मेलिनोस्की ने ट्रोबन आइलैंडर्स की स्टडी की। तो विमेन की भी एंट्री हुई फील्ड वर्क में, जैसे पार्सन, ईसी पार्सन ने फीमेल थी, उन्होंने फील्ड वर्क किया अमेरिकन ट्राइब्स में। तो ईबी टायलर ने सजेस्ट किया कि वाइफ्स को असिस्ट करना चाहिए हस्बैंड्स को फील्ड वर्क में। तो बॉस के फ्रांस बोआ के स्टूडेंट रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, कॉराडो बॉयस, ये वीमन थी, इन्होंने फील्ड वर्क कैरी आउट किया और लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुई उस टाइम की। फ्रांस मार्गरेट मीड, रुथ बेनेडिक्ट और कोराडो बॉस, ये 3 फीमेल्स थी जिन्होंने फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो मैरी डुगलास जो थे, इन्होंने भी फील्ड वर्क किया।
उन्होंने रिचुअल्स और इम्प्योरिटी सिंबोलिज्म किया। इसमें मैरी डॉगल्स। अब इंडिया में फील्ड वर्क की ट्रेडिशन की बात करें, ठीक है, तो अब मैन की स्टडी, सोसाइटी की स्टडी मनु के पीरियड से शुरू हुई है। तो मनुस्मृति स्मृति में हमें लोगों का की सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ का, हमें इंडिया के जो लोग थे उनका हमें उसमें मेंशन मिलता है। इंडिया में फील्ड वर्क स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो रिसेंट ओरिजिन की है। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स को लगा कि नेसेसिटी है ट्राइब्स को स्टडी करने की, ताकि उनको हम रूल अच्छे से करें, कास्ट को स्टडी करने की, ताकि उनको हम अच्छे से रूल कर पाएँ, ईजिली रूल कर पाएँ। फील्ड वर्क से जो थे वो इंटरेस्टेड, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मिशनरीज थे, ओरिएंटलिस्ट थे, कल्चर को स्टडी करने के इच्छुक थे वो। तो ये बुक्स में भी पब्लिश्ड हुआ और जर्नल में भी पब्लिश्ड हुआ। एशियाटिक जर्नल ऑफ बंगाल में भी ये पब्लिशिंग हुई इनकी। तो रिवर्स और एराटिक ब्राउन इंडिया में आए तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, ठीक है। और रिवर्स ने टोडा ट्राइब्स के ऊपर स्टडी की। रेडक्लिफ ब्राउन ने ओंजे ट्राइब है अंडमान आइलैंड में जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर स्टडी की। अंडमान रेडक्लिफ ब्राउन हो गए। जहाँ एक और आए थे, रिवर्स आए, उन्होंने टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन भी की, तो उन्होंने टोडा ट्राइब्स की स्टडी की। ने कहा जाता है इंडियन एथनोलॉजी का, उन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी की। ट्राइब्स जो थे छोटा नागपुर के, उनके ऊपर स्टडी की। तो ये क्या थे, लॉयर थे, तो बड़े सारे इंटरव्यूज़ लिए इन्होंने ट्राइबल्स के इनफॉर्मली। तो जैसे मुंडा है, ओरवान है, बिरहोर है, खरिया है, ये 4 ट्राइब्स की स्टडी की इसने, एस.सी. रॉय ने। मुंडा, ओरवान, खरिया, मुंडा, ओरवान, बिरहोर, मुंडा, ओरवान, बिरहोर, मुंडा, ओरवान, खरिया। तो इनकी स्टडी की, मुंडा, इरहोन, मुंडा, ओरहान, ओरवान, बिरहोर, खरिया। और उसके बाद भुयास जो थे उड़ीसा के, इसके ऊपर फील्ड वर्क करी। अब प्री मुंडा से पहले असुर जो रहते थे छोटा नागपुर में, इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया, मैन इन इंडिया। तो उसमें जो रिसर्च वर्क होता था एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, वो उसमें पब्लिश करते थे, मैन इन इंडिया। तो एस.सी. रॉय ने काफ़ी काम किया, रिवर्स ने काफ़ी काम किया, रेडक्लिफ ब्राउन ने काम किया, डी.एन. मजूमदार ने हो ट्राइब जो थी उसके ऊपर बुक पब्लिश की, एम.एन. श्रीनिवासन ने कुर्ग को स्टडी किया फॉर 1 ईयर, संस्कृताइजेशन को स्टडी किया, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवासन ने, एस.सी. रॉय ने ओरवान, मुंडा, हो खरिया को स्टडी किया, बुइयास को किया एस.सी. रॉय ने, और एम.एन. श्रीनिवासन ने वेस्टर्नाइजेशन को स्टडी किया, संस्कृताइजेशन को स्टडी किया, ब्राह्मणाइजेशन को स्टडी किया। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया को अंडरस्टैंड किया, ताकि इंडियन सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट डायमेंशन है उसको स्टडी करने की कोशिश की। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट से वो इन्फ्लुएंस थे और अटेम्प्ट कर रहे थे फील्ड वर्क को। फील्ड वर्क देन एंड नो।
तो मजूमदार ने हो ट्राइब को स्टडी किया, श्रीनिवासन ने स्टडी किया, एस.सी. रॉय ने स्टडी किया। तो ये फील्ड वर्क ट्रेडिशन था इंडिया में। फील्ड वर्क एंड देन ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बाद फिर वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में भी आए, तो विलेज की स्टडी की, कास्ट की स्टडी की। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरी आउट करता है एंथ्रोपोलॉजी विलेजेस में, चाहे वो डेविड मेंडलबॉम हो, ऑस्कर लेविस हो, मॉरिस ऑपलर, ऑस्कर लेविस, डेविड मेंडलबॉम। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फील्ड वर्क किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए इन्होंने विलेजेस में। तो यूपी में डी.एन. मजूमदार ने स्टडी किया, शोर का एक गांव इन हिंदी, चित्तौरा मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में इसने किया। तो अब जो कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल फील्ड स्टडी जो है आज की, वो स्कॉलर्स नहीं कर रहे हैं सिर्फ, उसमें एनजीओज भी हैं, नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी हैं, वो भी फील्ड वर्क करी हुई है ट्राइबल लाइफ के डिफरेंट मतलब के बारे में। तो बी.डी. शर्मा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए पता चलता है फोर्स्ड मैरिजेस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ट्राइबल अफेयर्स इन इंडिया, उसको स्टडी किया जाता है। कंटेम्प्रेरी फील्ड वर्क है आज के टाइम। सिर्फ एकेडमिशियन नहीं कर रहे हैं, एनजीओ भी कर रही है, नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा से वो कलेक्शन मेथड करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा तो नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल। ऑब्जर्वेशन को मेलिनोस्की का ट्रेडिशन था, तो कम्युनिटी को स्टडी करने में बहुत हेल्प मिल रही है इनको, फील्ड स्टडी का। तो एथिक्स को भी देखना होता है, एथिक्स बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी ना डाटा की बहुत ज़रूरी है, कंसेंट लेना उनसे बहुत ज़रूरी है, उसकी यूटिलिटी उनको बताने की बहुत ज़रूरत है, नॉलेज एंड ट्रांसमिशन जो है वो बताने की ज़रूरत है। तो एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करना है, फील्ड वर्कर्स एंड इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत है, तो एथिकल फील्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसके आगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।